इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे को दिखाते हुए जो अपने रूम के अंदर बैठकर टीवी देख रहा था। उस लड़के को तो गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन अब थोड़ी ही देर के अंदर उस लड़के की मदर आ गई और उससे कहने लगी कि तुम्हारे ग्रैंडफादर अब आ चुके हैं, इसीलिए तुम्हें अपने ग्रैंडफादर से मिलकर उनसे कुछ बातें करनी चाहिए। लेकिन उस बच्चे को अपने ग्रैंडफादर से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो सिर्फ अपना गेम खेलना था और उसका लेवल कंप्लीट करना था। थोड़े ही समय में उस लड़के के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उसे काफी ज्यादा देखकर खुश होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन उस बच्चे के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। तभी ग्रैंडफादर ने उस लड़के को एक गिफ्ट दिया जो कि एक बुक होती है। ये बुक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट थी जिसके अंदर काफी सारी नई नई कहानियां होती हैं, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि उस लड़के को ये गिफ्ट पसंद नहीं आता। आखिरकार वो इस किताब का करेगा क्या, क्योंकि उसे तो गेम्स खेलना पसंद था। वो तो फिर से गेम खेलने में बिजी हो गया। लेकिन यहाँ ग्रैंडफादर अपने बच्चे को कहते हैं कि गेम खेलना बंद करो, मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम एकदम चौंक जाओगे। ज्यादा फोर्स करने पर उस बच्चे को सुनना ही पड़ा, जो कि ग्रैंडफादर उस किताब में से कहानियां सुना रहे थे। ग्रैंडफादर तो किताब पढ़ते हुए बताते हैं बटरकप नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की की कहानी, जो कि फ्लोरेन नाम के एक बहुत ही बड़े किंगडम में रहा करती थी। वहाँ काफी सारे फार्म्स होते हैं जो कि उसके ही थे और वो जा जाकर उनकी देख रेख किया करती थी। बटरकप इतनी ज्यादा क्यूट होती है कि कोई भी उससे दुश्मनी कर ही नहीं सकता था। अब बटरकप सीधा ट्रेवल करते हुए अपने एक फार्म के पास चली आ गई, जहाँ वेस्ली नाम का एक केयर टेकर काम किया करता था। बटरकप वेस्ली से जो भी काम कहती है वेस्ली उसे बड़े आराम से कर देता। फिर जाकर हमें बाद में पता चलता है कि वेस्ली भी कहीं न कहीं बटरकप को पसंद करता है। बटरकप को जब ये बात पता चली तब वो भी वेस्ली की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती तो थी, लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग भी होने लगी। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अच्छी तरीके से प्यार भी करने लग जाते हैं। उन दोनों ने तो अपने प्यार का कन्फेशन भी कर दिया था एक दूसरे से, यानी कि अब वेस्ली और बटरकप एक दूसरे की काफी अच्छी तरीके से जानने लगे हैं और अच्छे खासे रिलेशनशिप में आ चुके हैं। लेकिन वेस्ली काफी गरीब घर से बिलोंग करता था। उसे तो बटरकप से शादी करनी थी, लेकिन उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते। इसीलिए वेस्ली ने डिसाइड किया कि वो नाव में बैठकर आफ्टर सी जाएगा, जहाँ की बंदरगाहों पर वो काम करके पैसे जमा कर सकता था। हालांकि ये काम काफी ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन वेस्ली को ये करना ही पड़ेगा अपने प्यार के लिए। बटरकप भी वेस्ली को मना कर रही थी कि प्लीज तुम मत जाओ, लेकिन वेस्ली को ये कदम उठाना ही पड़ेगा उनके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बटरकप भी वेस्ली को अलाउ कर देती है, जिसके बाद वेस्ली अपना सारा सामान पैक करके शिप में बैठकर चला जाता है आफ्टर सी की सैर करने के लिए। लेकिन कुछ ही समय के अंदर अंदर ये पता चला कि वेस्ली और बाकी सारे लोग जिस नाव पर बैठे थे उनके ऊपर पायरेट्स ने हमला कर दिया है। और वो पायरेट्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो नाव को लूटते तो हैं ही, लेकिन शिप के अंदर जितने भी लोग मौजूद होते थे वो उन्हें डुबाकर जान से मार देते। अब यहाँ बटरकप को जब पता चला कि वेस्ली और उसके साथियों की शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उनके ऊपर खतरनाक पायरेट्स ने हमला किया था, तो वो इतना समझ गई कि शायद वेस्ली की जान चली गई होगी और उसे अच्छी तरीके से तैरना भी नहीं आता था। इसीलिए बटरकप काफी अकेली हो गई और वो दुखी भी रहने लगी। लेकिन उसे अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही था, इसीलिए कुछ समय बाद बटरकप की शादी वहाँ के प्रिंस से हो जाती है। बटरकप ने यहाँ पर वेस्ली का बहुत ही ज्यादा वेट किया, पर अब तक वो आया नहीं होता। बटरकप की शादी होने के बाद भी वो अकेली रहने लगी, क्योंकि अभी भी वो वेस्ली की मौत से उभर कर नहीं आ पाई थी। अब एक दिन बटरकप हॉर्स राइडिंग करते हुए फॉरेस्ट के अंदर जा रही थी, तभी उसके सामने 3 लोग खड़े हो गए। वो तो उसका रास्ता रोक दे रहे थे जैसे कि उसे किडनैप करने आए हों। उन तीनों आदमियों का नाम विसिनी, फैसिक और इनिगो होता है। विसिनी तो एक डॉर्फ इंसान था और उन सभी का लीडर होता है। विसिनी ने तुरंत ही आदेश दे दिया कि हमें बटरकप को किडनैप करना होगा। वो तीनों मिल जाते हैं और बटरकप को जबरदस्ती पकड़कर वहां से बाहर लेकर जाते हैं अपने शिप के ऊपर। उन्होंने फिलहाल के लिए बटरकप को बेहोश कर दिया था एक नशीली दवा सुंघाकर, इसीलिए बटरकप को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये तीनों उसे कहां लेकर जा रहे हैं। विसिनी, फैसिक और इनिगो तीनों शिप के अंदर बिठाकर उसे कहीं दूर लेकर चले जा रहे थे। थोड़े समय बाद जब बटरकप अपनी आंखें खोलती है तो उसने देख लिया कि ये तीनों मुझे किडनैप करके कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। इसीलिए बटरकप चाहती थी कि वो इन सभी का ध्यान भटकाकर यहाँ से कहीं दूर तैरते हुए चली जाए। अब विसिनी, फैसिक और इनिगो लगातार एक आइलैंड की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आखिर उनकी इंटेंशन क्या है बटरकप को लेकर। क्या वो उसे जान से मारना चाहते थे? ये तो हमें कुछ ही देर में पता
चल ही जाएगा। अब अचानक उन तीनों आदमियों को लगता है कि कोई उनका पानी में पीछा कर रहा है। इसी को देखने के लिए वो शिप के पीछे वाले हिस्से में चले गए थे, लेकिन यहाँ चारों रास्ता खाली देखने के बाद बटरकप को एक आइडिया सूझा और वो मौका देखकर तुरंत ही पानी में कूद जाती है वहां से दूर जाने के लिए। हालांकि बटरकप को तैरने तो अच्छी तरीके से आता था, लेकिन पानी के अंदर कई खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद थे। वहां पर तो एक काफी बड़ी ईल मछली होती है जो बटरकप के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन फैसिक ने तुरंत ही बटरकप को पकड़ लिया और ऊपर नाव की तरफ खींच लिया। फैसिक अगर ऐसा नहीं करता तो वो सारी ईल मछलियां बटरकप को जिंदा ही चबा जाती। फैसिक और विसिनी ने बटरकप को समझाया कि तुम हमारे साथ सेफ हो, लेकिन अगर हमारे बिना तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो एक ही दिन में मारी जाओगी, इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। विसिनी, फैसिक और इनिगो उसे एक आइलैंड के ऊपर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद थी। सबसे पहले उन सभी को सामने मौजूद एक बहुत ही बड़ी चट्टान को पार करके दूसरी तरफ जाना था, इसीलिए विसिनी और उसके बाकी टीम मेंबर्स ने वहां पर एक लंबी रस्सी लगा दी जिसकी मदद से वो ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे। वो तीनों बटरकप की भी मदद कर रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि ऊपर तक पहुंचने की चढ़ाई काफी लंबी थी और अगर जरा भी गलती हुई तो नीचे गिरने के बाद कोई जिंदा नहीं बचने वाला। हालांकि वो चारों लगातार ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ब्लैक कपड़े पहना हुआ एक अनजान आदमी उसी रस्सी के ऊपर चढ़ने लगा था, जैसे कि वो उन तीनों आदमियों का पीछा करते जा रहा है। और यही आदमी था जो उनकी नाव को पानी में फॉलो कर रहा था। विसिनी, फैसिक और इनिगो किसी भी तरीके से बटरकप को लेकर पहाड़ की एकदम चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां सही सलामत पहुंचने के बाद उन्होंने रस्सी काटना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो देख लेते हैं कि एक ब्लैक कलर के पोशाक पहना हुआ आदमी उनका पीछा कर रहा है और वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके प्लान के बीच में आए। लेकिन रस्सी काट देने के बावजूद भी वो ब्लैक पोशाक पहने हुआ आदमी पत्थरों के ऊपर लटका हुआ था। विसिनी और फैसिक तो बटरकप को आगे लेकर जाते हैं और उन्होंने इनिगो को कह दिया था कि अगर वो आदमी ऊपर की तरफ आया तो तुम्हें यहाँ रुककर उसे जान से मारना होगा। हम नहीं चाहते कि उस ब्लैक आदमी को हमारे प्लान के बारे में पता चले और वो हमारे लिए रुकावट बन जाए। इनिगो इसीलिए उसी जगह पर रुककर पहरा देने लगा। विसिनी और फैसिक तो बटरकप को लेकर वहां से दूर जाने लगते हैं। अब वो ब्लैक पोशाक पहना हुआ आदमी काफी मुश्किलों से ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। जब इनिगो ने उस ब्लैक आदमी को देखा तो वो कहने लगा कि आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इनिगो उसकी रियलिटी में मदद करता है और ऊपर की तरफ खींच लेता है। शुरुआत में वो पूछने लगा था कि आखिर तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन उस ब्लैक पोशाक पहने हुए आदमी ने उसे कुछ नहीं बताया और अब सीधा दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इनिगो उसका दोस्त नहीं बन सकता था क्योंकि वो विसिनी के लिए काम करता है। दोनों अपनी तलवार निकाल लेते हैं और एक दूसरे से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हमें पता चला कि वो ब्लैक पोशाक पहना हुआ आदमी के पास भी काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स होती हैं, जिसकी मदद से उसने इनिगो को काफी घायल कर दिया था। हालांकि इनिगो भी अच्छा फाइटर होता है, लेकिन वो ब्लैक पोशाक पहने हुए आदमी के सामने टिक ही नहीं पाता, इसीलिए अब उस ब्लैक आदमी ने इनिगो को पूरी तरीके से हरा दिया और वहां से निकल पड़ा बटरकप के पीछे। यानी कि ये ब्लैक आदमी किसी न किसी तरीके से बटरकप से जुड़ा हुआ है। अब वो लगातार उन दोनों आदमियों के पीछे चला गया जो कि बटरकप को कहीं दूर लेकर जा रहे थे। अब हमें यहाँ विसिनी और फैसिक दिखाए गए जो कि बटरकप को लेकर आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी उन दोनों को दिखाई दिया कि वो ब्लैक मैन भी अभी उनका पीछा कर रहा है। इसीलिए विसिनी ने फैसिक को ये कमांड दिया कि तुम उस जाकर ब्लैक मैन को खत्म कर दो, उसे बिल्कुल भी आगे आने मत देना, नहीं तो वो मुझ तक पहुंच जाएगा। फैसिक काफी बड़ा और भयानक होता है जो किसी भी इंसान को मारकर खत्म कर सकता था, इसीलिए फैसिक वहीं पर रुक गया ब्लैक मैन को खत्म करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ विसिनी बटरकप को लेकर कहीं दूर जाने लगा। थोड़ी देर में अब वो अनजान सा ब्लैक मैन फैसिक के सामने होता है। फैसिक ने तो पत्थर उठा लिया उसे जान से मारने के लिए, लेकिन फिर बाद में कहता है कि हम लड़ाई करेंगे लेकिन हमारे पास कोई भी वेपन नहीं होना चाहिए, यानी कि हम कॉम्बैट फाइटिंग करेंगे वो भी अपने हाथों से। उस ब्लैक मैन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए उसने अपनी तलवार फेंक दी थी और अब दोनों आकर एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। लेकिन देखने से लग रहा था कि ये पूरी फाइट फैसिक के फेवर में जा रही है, क्योंकि फैसिक की बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी थी और वो इतना पावरफुल होता है कि उसने ब्लैक मैन को पकड़ पकड़ कर काफी ज्यादा मारा। ब्लैक मैन को कुछ समझ ही नहीं रहा था कि आखिर वो इस बड़े आदमी को कैसे हराए, लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद ब्लैक मैन ने फैसिक का एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया था। वो होता है उसका गला जो एकदम नाजुक था, इसीलिए ब्लैक मैन ने तुरंत ही उसके ऊपर जंप लगाया और गले को जोर से दबाने लगा। ब्लैक मैन फैसिक का गला इतनी देर तक दबाता है कि फैसिक वहीं पर बेहोश
बेहोश हो गया और अब इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैकमैन तुरंत ही चल पड़ा विसिनी के पीछे, जो कि बटरकप को लगातार किडनैप करते हुए दूर लेकर जा रहा था। बटरकप कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि जरा सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। ब्लैकमैन तो तुरंत ही विसिनी के पास पहुंच जाता है और उससे बटरकप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वहीं अब दूसरी तरफ प्रिंस को भी इस बात का पता चल चुका होता है कि किस तरीके से बटरकप किडनैप हो चुकी है, इसीलिए वो भी अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करता है ताकि वो बटरकप को जाकर बचा ले। प्रिंस लगातार पैरों के निशान फॉलो करते हुए अब उस फॉरेस्ट के अंदर आ चुके थे जहां पर बटरकप को किडनैप किया गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, अब प्रिंस भी अपनी बटरकप को ढूंढ कर ही रहेंगे। वहीं अब हमें ब्लैकमैन दिखाया गया जो ये नोटिस कर रहा था कि विसिनी ने किस तरीके से बटरकप को किडनैप किया है और उसने उसे ब्लाइंड स्पॉट करके उसके गले पर चाकू रख दिया है, यानी कि बटरकप की जान सच में खतरे में है। लेकिन यहाँ पर ब्लैकमैन विसिनी का ध्यान भटकाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। वो तो विसिनी से कहता है कि तुम्हारे पास जो 2 ग्लास मौजूद हैं, उससे हम एक बहुत ही मजेदार गेम खेलेंगे। अगर तुम जीत गए तो तुम बटरकप को लेकर जा सकते हो, लेकिन अगर मैं जीता तो बटरकप मेरी हो जाएगी। विसिनी को इस पर कुछ डाउट हो रहा था, इसीलिए उसने ब्लैकमैन से कहा कि तुम मुझे पूरी बात बताओ। तब जाकर ब्लैकमैन कहता है कि तुम्हारे पास जो 2 ग्लास मौजूद हैं, उसमें वाइन डालने पर मैं किसी एक ग्लास में जहर डाल दूंगा और हम उसे शफल करके कोई एक ग्लास उठाकर पिएंगे, तो अगर जिसके भी ग्लास में जहर रहा तो उसे पीने के बाद वो वहीं मर जाएगा और बचे हुए इंसान को बटरकप मिल जाएगी। विसिनी को भी ये गेम अच्छा लगता है क्योंकि वो भी ब्लैकमैन को किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना चाहता था। तो अब वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और अब दोनों ग्लास में वाइन्स लेने के बाद ब्लैकमैन ने एक ग्लास के अंदर जहर डाल दिया था और अब वो दोनों ग्लास एक दूसरे के सामने रख दिए जाते हैं। लेकिन विसिनी को लग रहा था कि जरूर इसमें कुछ चाल है, इसीलिए वो ब्लैकमैन को कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई जानवर मौजूद है। ब्लैकमैन का जैसे ही ध्यान भटकता है तो विसिनी ग्लास सफल कर दे रहा था, यानी कि उसने ब्लैकमैन का ग्लास अपनी तरफ कर दिया और अब दोनों एक साथ वाइन पीते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो जहर वाला वाइन और किसी के पास नहीं बल्कि विसिनी के पास आ चुका है और वो जहर पीकर वहीं पर मारा गया, जिसके तुरंत ही बाद वो ब्लैकमैन बटरकप को लेकर वहां से दूर भागने लगा। बटरकप को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये ब्लैकमैन है कौन और क्या वजह हो सकती है कि ये मेरी जान बचा रहा है। वहीं अब यहाँ प्रिंस को पता चल चुका था कि उससे पहले कोई और इंसान है जो बटरकप को लेकर जा रहा है उन तीनों बदमाशों को मारते हुए। ब्लैकमैन तो बटरकप को एक पहाड़ी वाले इलाके में लेकर आ गया जो कि एकदम टॉप पर थी। लेकिन यहाँ बटरकप उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम मुझे प्रोटेक्ट ना करो तो भी मेरे प्रिंस आकर मुझे बचा लेंगे। हालांकि मैं अपने प्रिंस से प्यार तो नहीं करती, लेकिन मुझे मजबूरी में उनसे शादी करनी पड़ी और आखिरकार तुम तो एक हत्यारे हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं। तब जाकर वो ब्लैकमैन काफी गुस्सा हो जाता है और बटरकप को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि बटरकप काफी डरी हुई है, इसीलिए ब्लैकमैन ने बटरकप को शांत रहने के लिए कहा और उसका हाथ पकड़कर दूर लेकर चला गया। वहीं अब हमें प्रिंस दिखाया गया जो अपनी पूरी सेना को लेकर उस जगह पहुंच चुका था जहां पर विसिनी की डेड बॉडी मौजूद होती है। प्रिंस को तो जांच पड़ताल करने के बाद विसिनी की डेड बॉडी के साथ साथ जहरीली दवा भी मिली थी, जिससे कि वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार बटरकप जिंदा भी है कि नहीं। लेकिन वो इस तरीके से हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकता था, इसीलिए प्रिंस अपने सारे सैनिकों के साथ आगे बढ़ने लगा। वहीं अब हमें ब्लैकमैन और बटरकप दिखाई जाती है जो एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे। बटरकप गुस्से में आकर ये कहती है कि तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी बताओ या फिर ना बताओ, मुझे पता है कि तुम वो बहुत ही खतरनाक पायरेट रॉबर्ट हो जो कई लोगों की जानें लिया करता था। बटरकप इसीलिए काफी गुस्सा होती है क्योंकि कुछ साल पहले उसके भी चाहने वालों को इन पायरेट्स ने मार दिया था, यानी कि बटरकप वीसली की बात कर रही थी। तब जाकर वो ब्लैकमैन कहता है कि मैंने कई सारे लोगों को मारा था, उसमें से वो वीसली कौन है मुझे आइडिया नहीं। लेकिन यहाँ पर उस ब्लैकमैन ने ताने मारते हुए बटरकप को कहा कि हाँ, मेरे पास एक लड़का आया तो था जो अपने प्यार के लिए भीख मांग रहा था कि मेरी जान छोड़ दो, लेकिन ये शॉकिंग बात है कि तुमने उसके लिए जरा भी वेट नहीं किया, तुमने तो एक प्रिंस के साथ दूसरी शादी भी कर ली। इस बात से बटरकप को काफी गुस्सा आता है और उसने उस ब्लैकमैन को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। ब्लैकमैन को चोट लगती जा रही थी और वो धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा था। तभी वो ब्लैकमैन बटरकप से कहता है कि एज योर विश। ये बातें बटरकप को तुरंत समझ में आ जाती हैं क्योंकि वेस्ली भी हमेशा उससे यही कहा करता था, यानी कि वो अंडरस्टैंड कर गई कि ये ब्लैक आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका वेस्ली ही है। बटरकप अब वेस्ली को बचाने के लिए खुद पहाड़ से नीचे गिरने लगी क्योंकि वो उसे इस तरीके से वापस खोना नहीं चाहती थी। दोनों पहाड़ी के नीचे आ जाते हैं और ब्लैकमैन का मास्क भी उतर चुका था जो और कोई नहीं बल्कि वीजली होता है।
वीसली और बटरकप एक दूसरे से इतने सालों बाद मिल रहे थे, उन दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और काफी अच्छी तरीके से किस भी करते हैं। तभी हमें वो बूढ़ा आदमी दिखाया गया जो कि अपने पोते को कहानी सुना रहा था। किस का जब सीन आया तो वो लड़का कहने लगा कि इस किस के सीन को हटाकर आगे की कहानी सुनाओ, जिससे ये पता चलता है कि उस लड़के को कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है। वापस कहानी उस सीन पर आ जाती है जहाँ वीसली बटरकप को लेकर पहाड़ी वाले इलाके से आगे बढ़ रहा था। वीसली ने बटरकप को बताया कि जब मुझे उन सारे पायरेट्स ने पकड़ लिया था तो उनका लीडर जिसका नाम रॉबर्ट होता है वो पूरी तरीके से ऊब चुके थे अपने इस जॉब से, और तो और वो उस समय पायरेट्स का काम हमेशा के लिए बंद करने वाले थे। लेकिन वो पोस्ट आखिर में मुझे मिल गई और मैंने उन पायरेट्स की कम्युनिटी को आगे बढ़ाया, क्योंकि उन सारे पायरेट्स के पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं थे। अगर मैं उन्हें उसी हालत में छोड़ देता तो उनमें से कोई जिंदा ही नहीं बच पाता। और तो और वीसली का एक और विजन था कि वहां से बाहर निकलते हुए बटरकप के पास पहुंचना, जो कि आज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए वीसली ने ये कहा कि शायद अब मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मुझे तुम मिल गई हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि प्रिंस और उसकी पूरी सेना काफी पास आ चुकी है उन दोनों की। इस बात की भनक अब वीसली को लग जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही बटरकप को लेकर एक सेफ जगह पर चला गया था। लेकिन वो जगह फॉरेस्ट के अंदर होती है जहाँ काफी सारे खतरे मौजूद थे। वीसली और बटरकप फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां वीसली अपने तलवार की मदद से वो सारे पेड़ की लताओं को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने रास्ते में बटरकप को वो सारी बातें बता दी कि वो इतने साल से क्या करता है और आखिरकार उसका विजन क्या था। लेकिन उस जंगल में कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां से आग निकल रही थी, और उनमें से थोड़ी सी आग बटरकप के कपड़े पर लग जाती है, जिसे कि वीसली तुरंत ही बुझाता है और अब वो उससे आग से प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। पर यही बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही मोमेंट में बटरकप सीधा गिर जाती है एक दलदल के अंदर, जो कि उसे जमीन के अंदर खींचता चला जा रहा था। वीसली ने जैसे ही ये देखा तो वो पेड़ की एक लता पकड़ता है और अंदर चले जाता है बटरकप को बचाने के लिए। वो किसी भी तरीके से खींचते हुए बटरकप को बाहर लेकर आ गया था और उसकी आखिरकार जान बचा ली। दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं और गले भी लगा लेते हैं, यानी कि उन दोनों के अंदर जितना प्यार पहले था अभी भी उतना ही है। वीसली और बटरकप तो एक साथ पास आकर प्यार जाहिर तो कर ही रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके पास एक बहुत ही बड़ा चूहा मौजूद है। ये चूहा किसी राक्षस से कम नहीं था, जिसने कि थोड़ी ही देर के अंदर अंदर वीसली के ऊपर हमला कर दिया। वो वीसली के आर्म्स के ऊपर काटने लगता है और उसे काफी घायल भी कर देता है। लेकिन वीसली ने किसी भी तरीके से बड़े से चूहे को दूर फेंक दिया और उसे आग के अंदर जलाते हुए अपनी तलवार की मदद से जान से मार दिया। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से वीसली का हाथ एकदम डैमेज हो चुका होता है। लेकिन उनकी नसीब भी बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो दोनों वहां से जा ही रहे थे। तभी प्रिंस अपने पूरे सैनिकों के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। प्रिंस को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था वीसली को बटरकप के पास देखकर, इसीलिए प्रिंस ने अपने एक राइट हैंड जिसका नाम र्यूगन होता है उसे आदेश दे दिया कि मैं बटरकप को लेकर जाता हूँ और तुम किसी भी तरीके से वीसली को पकड़ लो और उसे टॉर्चर करो। प्रिंस तो तुरंत ही बटरकप को अपने घोड़े पर बैठाता है और वहां से लेकर चला जाता है। लेकिन बटरकप ने प्रिंस से एक शर्त रखी थी कि तुम वीसली को कुछ नहीं करोगे और उसे जाने दोगे। हालांकि प्रिंस उसके सामने हाथ तो बोल देता है, लेकिन उसके इरादे तो और ज्यादा खतरनाक थे। प्रिंस के कहने पर उसके बाकी सारे साथी वीसली को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर रूम की तरफ लेकर बढ़ते हैं, यानी कि वो उसे टॉर्चर करके जान से मारने वाले थे। ये बातें अभी तक बटरकप को पता नहीं होती और वो तो सोच रही थी कि वीसली कहीं दूर चला गया है, पर वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा, इस बात की होप उसने लगा कर रखी थी। शुरुआत में वीसली के हाथ पर जो घाव लगा था उसे ठीक किया जाता है और फिर उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, जैसे कि कोई टेररिस्ट आ गया हो। वहीं प्रिंस ने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट के अंदर मौजूद जितने भी आदिवासी लोग हैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म करके उनकी जगह अपने अंडर कर लेगा। इसीलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि तुम चारों तरफ फैल जाओ और उन आदिवासियों को ढूंढकर जल्द से जल्द खत्म करो। बटरफ्लाई इन सारी बातों से इतना तो समझ जाती है कि प्रिंस वीसली को ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है और शायद उसने वीसली को अपने पास ही कैद करके रखा हो। प्रिंस हर दिन उसी टॉर्चर रूम के अंदर जाता और वीसली को काफी ज्यादा टॉर्चर करता, लेकिन एक दिन टॉर्चर का रेट ज्यादा हो जाने के कारण वीसली की जान ही चली जाती है। वीसली की सांसें बिल्कुल थम सी गई थी और वो जरा भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। इसीलिए प्रिंस वहां से दूर चला आया और अपने सारे वर्कर्स को भी दूर जाने के लिए कहा। अब हमें फैसिक और इनिगो को दिखाया जाता है जो जिंदा बच गए थे और वापस से रीयूनाइट हो जाते हैं। उन्हें ये पता चला कि बटरकप को प्रिंस ने ही किडनैप कर लिया है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि बटरकप गलत हाथों में पड़े, क्योंकि उन्हें प्रिंस की रियलिटी पता थी।
वो दोनों इस पूरी चीज के बारे में अच्छे से पता लगाने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें इस बारे में आइडिया हुआ कि वो ब्लैक मैन जिसने बटरकप के लिए उनसे फाइट की थी उसे प्रिंस ने टॉर्चर रूम में कैद करके रखा है। इसीलिए उसे छुड़ाने के लिए फेसिक और इनिगो लगातार टॉर्चर रूम की तरफ चले गए। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से परमिशन लेके अंदर घुसने के बाद वो दोनों नोटिस करते हैं कि वीसली की तो जान ही चली गई है। प्रिंस ने उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि वो मर गया, लेकिन फिर भी फेसिक और इनिगो वीसली को उठाकर अपने एक मैजिक मैन के पास लेकर आ गए थे। दरअसल इस मैजिक मैन के पास मेडिसिन का काफी अच्छा नॉलेज होता है। जब उसने वीसली के बॉडी को चेक किया तब कहने लगा कि ये पूरी तरीके से मरा नहीं है। इसीलिए मैजिक मैन ने बहुत ही जोर जोर से मुंह में हवा देना स्टार्ट किया और बहुत ही जोर से सीपीआर देने लगा। उसे ये कंफर्म हो गया था कि वीसली मरा नहीं है। उसने तो फेसिक और इनिगो को एक छोटी सी दवाई दी, जिससे कि कहने लगा कि अगर तुम इसे वीसली के मुंह में डाल दोगे तो वीसली वापस से होश में आ जाएगा। फेसिक और इनिगो किसी भी तरीके से वीसली को उसी महल में लेकर आ जाते हैं जहाँ प्रिंस रहा करता था और उसने बटरकप को कैद करके रखा होता है। उन दोनों ने जल्द से जल्द वो दवाई वीसली के मुंह में डाल दी थी, जिससे कि वीसली अगले ही मोमेंट में होश में आ जाता है। वीसली काफी ज्यादा शॉक में था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। फिर जाकर फेसिक और इनिगो उसे सारी बातें बताते हैं कि किस तरीके से प्रिंस ने तुम्हें टॉर्चर किया और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, पर अब बटरकप उसके कब्जे में है। हमें किसी भी हालत में एक अच्छा प्लान बनाकर बटरकप को आजाद करना ही होगा। हमें अब महल के अंदर दिखाया गया कि प्रिंस बटरकप से शादी करने वाला है और वो सारे रस्म फॉलो करते हुए आगे भी बढ़ रहा था। लेकिन तभी महल के बाहर से काफी तेजी से आवाजें आने लगी। ये और कोई नहीं बल्कि फेसिक होता है, जिसने अपने पूरे चेहरे पर ब्लैक कपड़ा बांध लिया था और वो अपनी बॉडी के ऊपर आग लगा देता है, जिससे कि सारे लोग डर कर भाग जाएं। सभी लोगों को लगने लगा कि ये कोई खतरनाक जादूगर है जो हम सभी को खत्म कर देगा। इसीलिए महल में मौजूद जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी वहाँ से भाग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर फेसिक, इनिगो और वीसली तुरंत ही महल के अंदर घुस गए थे। हालांकि आगे बढ़ते समय उनके ठीक सामने र्यूगन आ जाता है अपने सैनिकों के साथ। यहाँ पर एक शॉकिंग रियलिटी रिवील हुई कि र्यूगन ने ही इनिगो के फादर की जान ली होती है। इसीलिए इनिगो बहुत पहले से र्यूगन को ढूंढ रहा था मारने के लिए। हालांकि र्यूगन के सैनिक उसके ऊपर हमला करने की कोशिश तो करते हैं, पर फेसिक और इनिगो उन्हें बहुत ही आराम से मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनिगो डायरेक्टली भागने लगा र्यूगन के पीछे उसकी जान लेने के लिए, पर र्यूगन काफी चालाक होता है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर ले रहा था। यहाँ वीसली की हालत काफी खराब हो जाती है लड़ाई करते करते। इसीलिए फेसिक ने उसे वहीं पर रख दिया और इनिगो की मदद करने चला गया। वो दरवाजा जो इनिगो तोड़ नहीं पा रहा था, फेसिक ने उसे तुरंत ही एक हाथ मारा और वो वहां पर टूट गया। इनिगो जब अंदर जाता है र्यूगन को पकड़ने के लिए, तभी र्यूगन ने उसके पेट पर चाकू मार दिया था। इनिगो को इससे काफी पेन होता है, लेकिन उसकी जान नहीं जाती। उसने तो घायल होने के बावजूद भी र्यूगन को काफी अच्छी टक्कर दी और उसे आखिरकार मार ही दिया। इनिगो ने अपने मरे हुए फादर का बदला ले लिया होता है। वहीं अब हमें वीसली को दिखाया गया जो बटरकप के पास पहुंच गया होता है। बटरकप काफी नाराज थी कि वीसली उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन वीसली बटरकप को सारी सच्चाई बताता है कि किस तरीके से प्रिंस ने मुझे टॉर्चर रूम में कैद करके रखा था। एक समय पर तो मैं मर भी गया था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे वापस रिवाइव किया। ये सारी बातें पता चलने के बाद बटरकप की आंखें खुल जाती हैं। वो तो वीसली को गले लगा लेती है और काफी अच्छी तरीके से किस भी करती है, पर तब तक उस जगह पर प्रिंस आ चुका था जो उन्हें काफी गुस्से में देख रहा होता है। लेकिन अब बटरकप को भी सारी सच्चाई पता थी, इसीलिए दोनों ने मिलकर जल्द से जल्द प्रिंस को कुर्सी से बांध दिया। इनिगो भी अब उस जगह पर आ जाता है जिन्हें के आगे क्या करना है ये बात पता ही नहीं थी। तभी नीचे की तरफ से फेसिक उन्हें आवाज लगाता है। फेसिक 4 घोड़ों के साथ मौजूद था और यहाँ से बाहर निकलने का सारा प्लान कर चुका था और अब प्रिंस को वहीं पर बांध कर वो चारों के चारों नीचे उतर जाते हैं, जो अपने अपने घोड़े की मदद से आगे बढ़ने लगे और उस जगह से काफी दूर आ गए। बटरकप और वीसली अब एक बार फिर से एक दूसरे के साथ मिल चुके थे, जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करने जाते हैं। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने कहानी सुनाना बंद कर दिया था। वो बच्चा ग्रैंडफादर से पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, मुझे पूरी कहानी जाननी थी। तब जाकर ग्रैंडफादर बताते हैं कि तुम्हें ही किसिंग सीन पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने कहानी वहीं पर रोक दी। पर वो बच्चा कहता है कि इस बात का अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कहानी पूरी की पूरी सुननी है। ग्रैंडफादर ने फिर कहानी पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें कि वो किसिंग सीन से स्टार्ट करता है और ये कहता है कि बटरकप और वीसली ने 5 बार किस किया, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने जिंदगी जीने के लिए चले जाते हैं साथ में, और हमारी कहानी भी वहीं पर खत्म हो गई थी। उस बच्चे को ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो ग्रैंडफादर से कह रहा था कि
कि आप कल आकर मुझे नई कहानी सुनाना। ग्रैंडफादर काफी खुश हो जाता है और वहां पर बुक रख के चला जाता है, यानी कि उसने अपने बच्चे के अंदर नई कहानियों के बारे में एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा बढ़ा दी होती है। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।